देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर होती है। कोर्ट ने कहा कि हमारा देश किधर जा रहा है, टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन टीवी एंकर्स को गेस्ट जो है वो जो गेस्ट है उनको बोलने का समय नहीं मिलता है और ऐसे में माहौल जो है वो सरकार चुप क्यों है, इस माहौल में ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। दरअसल शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। रिपोर्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकरों की भूमिका सहित विजुअल मीडिया पर अभद्र भाषा की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारे समाज के ताने बाने को जहरीला बनाता है और इस तरह की भाषा पर रोक लगाने की बजाय मूक दर्शक बने रहने के लिए सरकार पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन टीवी एंकर गेस्ट को अपनी पूरी बात रखने का समय तक नहीं देते। अदालत ने कहा कि इसे लेकर एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि एक टीवी बहस के दौरान एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देखना एंकर का कर्तव्य है कि प्रसारण के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग ना हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अभद्र भाषा सामाजिक ताने बाने को जहरीला बनाती है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील की भी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा, लोग आएंगे और जाएंगे और देश को सहना होगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टीवी पर 10 लोगों को डिबेट में बुलाया जाता है, लेकिन जब वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। टीवी एंकर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना होने पाए। वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। कोर्ट ने कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि किसी भी क्षण कोई घृणास्पद बात ना कहे, जबकि मुख्य धारा की मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसे संवादों की भरमार है। पीठ ने सुझाव दिया कि टीवी पर शो के संचालन के लिए कुछ कार्य प्रणाली होनी चाहिए और एंकर को लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने कहा, आप एक व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, जरा देखें कि वो व्यक्ति क्या महसूस करता है। आप रोजाना किसी का उपहास करते हैं, ये धीरे धीरे किसी की हत्या करने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य धारा की मीडिया या सोशल मीडिया पर यह संवाद अनियमित है और एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि अभद्र भाषा जारी ना रहे। पीठ ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां रेखा खींचनी है। इसमें आगे कहा गया है कि अभद्र भाषा की परत चढ़ी हुई है और ये किसी की हत्या करने जैसा है और टीवी चैनल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें आगे कहा गया कि नफरत के माहौल में बंधुत्व की भावना नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ऑफ एयर किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो इन सब पर मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया है, टेलीविजन चैनल तो उन्हें मंच देते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब धर्म संसद होने जा रही थी तो आपने क्या कार्रवाई की, क्या आपने इसे रोका? उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने धारा 144 लगाई, हमने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, अभी भी राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म हिंसा का प्रचार करता है। कोर्ट ने कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बन जाए। कोशिश करनी चाहिए कि विशाखा गाइडलाइन की तरह सीमाओं के भीतर हम जो कर सकते हैं वो करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि हेट स्पीच को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने पर उसका क्या विचार है। कोर्ट 23 नवंबर को मामले की आगे सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र आम्बेकर जी हमारे साथ हैं, टीवी पत्रकार हैं। और ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऋषिपाल सिंह जी आपके साथ ही। एक बार सर फिर विस्तार से बता दीजिए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस सुनवाई के दौरान, और किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा है। देखिए, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बहुत विस्तार से बताया गया, और जो कोर्ट ने बताया गया, अपने आप में एक सामाजिक रूप से लोग महसूस भी कर रहे हैं कि जो कई सारे न्यूज चैनल्स हैं, उनके अंदर जो एंकर्स हैं, उनको किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, या जो गेस्ट हैं वो किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये कोर्ट ने तो आज कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत समय से नहीं देख रहे। तो अपने अपने कोर्ट में वही चिंता जाहिर करी जो बहुत समय से हम लोग आपस में देख रहे हैं। तो आज कोर्ट के जो जस्टिस के मुख से हमें ये बात सुनी कि अपने आप में बहुत गंभीर चिंता का विषय है। किस तरीके से जो हेट स्पीचेज होती है, किस तरीके से जो एंकर होते हैं, बहुत सारे चैनल मैंने देखा है, इवन वो गाली तक दे देते हैं। और बहुत तो अपने आप में ये बहुत गंभीर विषय है। कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार से भी कहा कि हाँ, नियामक बनने चाहिए, नियम बने, लेकिन आप एक एंकर टीवी को आप ऑपरेट करते हैं, इस समय भी आप एक डिबेट को इस तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अपने आप में ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी को एंटिसिपेट नहीं होता कि जो एंकर बैठा है वो किस तरीके से आने वाले कुछ क्षणों में अपनी बात को कहते कहते कितना उत्तेजित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में जिम्मेदारी है। तो मीडिया जो है, जैसे लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा गया है, तो मीडिया अच्छे से चीजों को रखे, यही चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट की रही है, और पूरी समाज की चिंता भी है अपने आप में। और मेरे ख्याल से हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या समाज हो, कोई वर्ग हो, हर आदमी बात का चिंता है कि किस तरह से मीडिया खबरों को परोस रही है या खबरों को तैयार करके दे रही है। वो अपनी फॉर्म में नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं। लेकिन ऋषिपाल जी, हेट स्पीच की क्या परिभाषा है? हेट स्पीच की परिभाषा तो अभी तक तय नहीं हुई है कि परिभाषा क्या है, कैसे इसको समझा जाए कि ये हेट स्पीच है? मैं यही तो आपको बात कर रहा हूँ। मैं जैसे मैं अब आपसे बोल रहा हूँ, मैं इस कार्यक्रम में कोई बात कर रहा हूँ, अब वो कार्यक्रम में बात करते करते मैं कोई सीमा को लांघ जाता हूँ, तो सीमा जो है अपने अपने मतलब एक सापेक्षिक वर्ड है। किसी शब्द से हो सकता है जो रत्नाकर जी बैठे हैं और बाकी जो और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता वो बैठे हैं, हो सकता है किसी बात से वो विजय जी बैठे उनको वो चुभ जाए, और हो सकता है किसी को ना चुभे, वो उसी बात को जो है और प्रोत्साहित करे। तो अपने आप में इसीलिए कोर्ट ने कहा कि नियम बनाए जाए, उस नियम में डिफाइन हो कि हेट स्पीच क्या है, किस सीमा तक आप इसके बारे में कह सकते हैं। अगर वो कहेंगे तो अब एक अपना अपराध बनेगा, और कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर अगर मान लीजिए अंकुश लगता है टीवी के ऊपर इस बात के लिए, तो ऐसे जो एंकर्स हैं या ऐसे जो गेस्ट हैं, उनको बुलाने से पहले तो टीवी की जो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरूर 2 बार सोचेगा। ठीक है। रविंद्र जी, ये जिन सीमाओं का जिक्र अभी कर रहे थे ऋषिपाल जी, क्या लगता है कि ये सीमाएं साफ तौर पर जाहिर होनी चाहिए, और ये जो सीमाएं हैं ये गेस्ट को भी समझनी चाहिए? हम तो एक खुला मंच देते हैं कि आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, एक खुला मंच दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर गेस्ट ही अपनी सीमाओं को लांघ दे तो फिर इसका क्या करिएगा? दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि गेस्ट क्या बोलेगा, ये तो बाद में की बात है, लेकिन हमारा शो जिस तरह से प्लान होते हैं वहीं पे प्रोवोकेशन होता है। कई बार तो यूपीएससी जिहाद। अब इसमें क्या कहना है किसको, क्या इसकी सीमाएं पहले से तय है। एंकर क्या कहेगा? एंकर इतने भड़काऊ भाषण करते हैं, मतलब गेस्ट तो बात की बात है, एंकर की ओपनिंग इतनी भड़काऊ होती है कि आपको लगता है कि उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए उसके आधार पे ही पूरी डिबेट आगे चलनी है। तो मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स को जो सस्ती टीआरपी का जो रास्ता मिल गया है, और कुछ लोगों ने ये ट्रेंड सेट कर दिया चिल्ला के बात करने का, ये इसको इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। अब आप सेटल हो जाइए। मैं भी 20 साल हो गए मीडिया में काम कर रहा हूँ, इसके पहले नहीं था ऐसा। ये अचानक से जो ट्रेंड आया है, ये कुछ राजनीतिक दलों का एजेंडा है जो टीवी एंकर्स भी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो गेस्ट की बात का मामला है, पहले तो टीवी एंकर्स
कि अपनी भड़काऊ जो लाइन है जो चैनलों ने सेट करके रखी है उस पर पाबंदी आनी चाहिए। और आप उनके थंबनेल्स देखिए, थंबनेल्स इतने भड़काऊ होते हैं कि जैसे अब कोई वॉर होने वाला है, हम लोग किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो रोज लड़ रहे हैं या फिर मिसाइल लेके आमने सामने खड़े हैं, इसी तरह का माहौल है। तो मुझे लगता है कि टीवी चैनलों पे सबसे पहले नकेल कसनी चाहिए। गेस्ट तो मेरे ख्याल से वो तो पार्टी की जो लाइन है वही बात करते हैं। टीवी की क्या भूमिका होगी सर आपके शब्दों में? मुझे लगता है कि टीवी को अपना अलग मॉडल ढूंढना चाहिए। आप खबरें जो पहले लीड करती थी, अब टीवी का प्राइम टाइम एंकर लीड शो लीड करता है। एंकर डिसाइड करता है अपनी एडिटोरियल भूमिका, और जिसमें कोई भूमिका ही नहीं होती है। वहां पे सिर्फ शोर होता है और 8, 10, 50 जितनी विंडो खोली जाए उतनी विंडो खोली जाती है। जैसे हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं, कम से कम एक नॉइज नहीं है, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, लेकिन ये माहौल बाकी टीवी चैनलों के स्टूडियो में नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि टीवी चैनलों को कुछ दिनों तक अपने डिबेट शोज बंद कर देने चाहिए, और जब तक कोई और नया रेगुलेटरी बॉडी नहीं आती, एडिटर्स गिल्ड हो या फिर जैसे हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, वो बिल्कुल उसके नाखून टूटे हुए हैं, उसके दांत टूटे हुए, ऐसा एक शेर है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नाकामयाब रहेगा कि कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इसको गवर्न करे। कुछ दिनों तक मेरे ख्याल से रोक लगनी चाहिए टीवी डिबेट्स के ऊपर, और उसके बाद सारी इंडस्ट्री ने बैठ के इसमें एक अपना कोई हल निकलना चाहिए। ठीक है खैरा साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, देखिए टीवी की भी अपनी भूमिकाएं होती है, अपनी सीमाएं होती है, और टीवी चैनल्स की भी जाहिर तौर पे अपनी गाइडलाइंस होती है। लेकिन अब ऐसे में क्या नहीं लगता कि क्योंकि अब चैनल खुला मंच देता है कि आइए आप अपनी बातों को रखिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, हर मुद्दे पर अपनी बातों को आप रख सकते हैं, लेकिन बात करते करते वो बात इतनी बढ़ जाती है कि जो गेस्ट है वो अपनी सीमाएं लांघ देता है। तो इसमें क्या नहीं लगता कि इतना पेशेंस रखना चाहिए, इतना धैर्य रखना चाहिए, और ये गेस्ट को भी पता होना चाहिए कि कहां तक उसे जाना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी ये भी है, एंकर्स म्यूट कर देते हैं। कब म्यूट कर देते हैं? जब उनके मतलब की बात नहीं आती है, जो वो कहलवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्रोवोक करते हैं। क्योंकि एंकर्स का कर्तव्य है जो उससे परे दूसरा कर्तव्य भी निभाते हैं वो, कि उनको मसाला चाहिए जो लोग सुने। जो अखबारों में भी यही होता है, स्टोरी लिखते समय मतलब की बात निकालते हैं सनसनी फैलाने के लिए। तो हमने खुद कई बार इसी की भी बोला है कि पूरी बात करने दीजिए, हम बोलेंगे, और जैसे ही मतलब की बात नहीं होगी जो टीवी को सूट नहीं करी, आप मुझे रोक देंगे तुरंत। अभी दूसरे को भी आपसे माने नॉट यू, आप माने प्रेस, रोक देंगे जो लोग एंकर जनरल। तो ये पहली बार नहीं है, ये अक्सर ही होता है कि जो बात जब कहना चाहता है पूरी उसकी अधूरी बात रह जाती है, और इस पे ज्यादा जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो बोले कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग राजनीति के लिए करते हैं, हम लोग जो अब बैठते हैं यहाँ हम लोग अपना फायदा करने के लिए क्या करते हैं, तो है ही, तो रुकना ही चाहिए। लेकिन आप जो अभी जो कह रहे थे कि सीमा कहाँ एंकर तोड़ते हैं या टीवी ही तोड़ते हैं सेल्फ नियंत्रण के लिए, उनके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन वो भी कुछ करती नहीं है। तब ये सवाल यहाँ तक आया, नहीं तो आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं, तो कोई शक की बात नहीं है। आपने जो कोर्ट की जो तमाम बातें बताई उसमें से एक बात ये भी है कि सरकार की क्या भूमिका है इसमें। सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए कि सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती सर, क्यों नहीं कदम उठाते आप लोग? हर बार ये सवाल आता है कि प्रेस भी एक महत्वपूर्ण प्रजातंत्र का खंभा है, ये और है भी, तो इसलिए सरकार ये चाहती है प्रेस फ्री रहे, हमें उस पर अंकुश न लगाना पड़े। और हम ये चाहते हैं सरकार कभी अंकुश ना लगाए और ये खुद से नियंत्रित रहे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि अंकुश लगाने में सवाल हमेशा आई थिंक बट आएगा कि इसकी सीमा कहाँ है, क्योंकि ये सीमा निर्धारित करना बड़ा कठिन काम है कि कहाँ प्रेस रुक जाए इसके बाद प्रेस न जाए। तो ये अगर सेल्फ जो कंट्रोलिंग बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह से प्रेस अगर खुद कुछ कर सकते हैं, टीवी के फिर एंकर्स लोग या उनके लोग सब मिलके कुछ करके कर सकते हैं कि इसके आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें जो हैं वो तो स्वयं की ही जा सकती हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ आपके खिलाफ या मान लो अपनी पार्टी के हक में दूसरी पार्टी के खिलाफ, तो जहां मैं बोलने चाहूंगा
वो बात अधूरी रह जाती है और फिर वो अधूरी चली जाती है। अधूरी बात जाने से जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाता है। और अक्सर बहुत जगह ऐसा होता है कि एंकर 4 लोगों से ज्यादा बोलता है, यानी 4 लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा एंकर बोलता है। ऐसे में कई जगह देख चुका हूँ और होता ही है ये, क्योंकि एंकर पता नहीं कई बार क्या शो करना चाहते हैं, या तो वो नए लोग होते हैं, या अब रवीश कुमार जी को ही लीजिए, एक तरफा ही चलेंगे, जब चलेंगे उन्हें जो दिखाना है वही ही दिखाएंगे। इसलिए अब आप मोस्ट हेटेड जर्नलिस्ट है आज की तारीख में, हर लोग उनकी क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो जस्टिस नहीं करते न्यूज के साथ। और भी लोग हो सकते हैं ऐसे हों, लेकिन मैं समझता हूँ खुद का नियंत्रण सबसे अच्छा है। नियंत्रण खुद करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 14 राज्यों ने अभी जवाब दिया है और राज्य भी जवाब देंगे तो कानून भी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कानून बनेगा तो कानून भी बनेगा, और उस कानून में निश्चित रूप से टीवी के लोगों को होना चाहिए, कानून बनते समय जर्नलिस्ट को होना चाहिए, ताकि उसकी सीमा निर्धारित करते समय कोई गलती ना होने पाए, ज्यादती ना होने पाए, प्रेस फ्री भी रहे और नियंत्रण भी रहे। ठीक है रत्नाकर जी, अभद्र भाषा क्या वाकई सामाजिक ताने बाने को और जहरीला बनाती है, और इस पर सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, और अपने आप को भी कहीं ना कहीं और बेहतर हमें करने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि हमारी सीमाएं क्या है। जी नुपुर जी, बिल्कुल आवश्यकता आज ये है कि हम समाज में किस प्रकार का संदेश देते हैं, वो जिम्मेदारी एक प्रवक्ता की भी होनी चाहिए और एक न्यूज टेलीविजन जो एंकर की भी होनी चाहिए, और न्यूज जो चला रहा है उस चैनल का भी होना चाहिए। क्योंकि समाज में जब तक आप पॉजिटिव चीजें नहीं लाके देंगे और सिर्फ चाहेंगे कि हम अपनी टीआरपी बढ़ाते रहें, और उस टीआरपी का खेल आज इतना गंदा हो गया है कि सारे चैनल उस होड़ में एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके लिए चाहे वो तमाम तरह के उन लोगों को भी लेकर के अलग अलग नाम दे करके लाते हैं, कभी कोई इस्लामिक स्कॉलर हो जाता है तो कभी कोई विश्लेषक होता है जो इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिससे कि समाज में एक घृणा फैलती है, एक समाज में एक समुदाय के प्रति या दूसरे समुदाय के प्रति जो बात करते हैं उससे घृणा की भावनाएं जो फैलती हैं। मेरा कहना है कि आप जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं, कुछ एक चैनल्स हैं जो सिर्फ ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो एक समुदाय के प्रति अच्छी बातें करते हैं और दूसरे समुदाय के प्रति घृणा की बातें करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे लोगों को उकसाया जाता है, जानबूझकर पूछा जाता है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि इस्लामिक स्कॉलर करके एक चैनल पे बैठे हुए थे, मैं सुन रहा था, शिवलिंग के बारे में उनको ना ज्ञान था ना उनको कोई जानकारी थी, और शिवलिंग जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होता है उसके ऊपर ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, जिससे कि हिंदुओं की भावना जो आहत हुई। उसी प्रकार नुपुर शर्मा का भी ले लीजिए, उन्होंने भी वो चैनल के जो एंकर है या फिर अदर पैनलिस्ट हैं, दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि जो प्रवक्ता होता है, जो पैनलिस्ट होता है, वो प्रोवोक हो जाता है और वो न चाहते हुए भी कभी कभी इस तरह की बातें किया जाता है, जिससे कि समाज में एक दूसरे की वैमनस्य की भावना है जो बढ़ती है। मेरा कहना ये है कि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ चैनल और एंकर के ऊपर नहीं कहूंगा, जो पैनल गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि गेस्ट किस तरह का सेलेक्ट करता है। मैं तो बहुत बार बहुत जगह आपत्ति जता चुका हूं कई पैनलिस्ट के अगेंस्ट में कि मुझे इस पैनलिस्ट के सामने नहीं बैठना है, क्योंकि यह निम्नतम स्तर तक अपने चले जाते हैं और भाषा की मर्यादा को खो देते हैं, और मैं जब भी हमेशा उसका विरोध किया हूं मैं। तो मेरा कहना है कि आप आइए, चैनल पे बैठिए और अपनी बातों को, तथ्यों को रखिए, कोई भी चीजें हैं अच्छे तरीके से भद्र भाषा में का प्रयोग करिए और लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपको सराहेंगे भी। आप अगर आएंगे और उत्तेजित होकर बोलना शुरू करेंगे, दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, खाली दूसरे को गाली देना शुरू करेंगे, तो वो क्षणिक होती है, वो टीआरपी को जरूर लेके बढ़ाती है, लेकिन समाज में एक बहुत गंदा संदेश देती है। मेरा कहने का यही मतलब है कि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जो कोर्ट ने टिप्पणी किया है उसको कहीं न कहीं ये लगा कि समाज में जो डिबेट हो रहे हैं, जो चैनल्स पे जो डिबेट हो रहे हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, जिसको सही दिशा में लाने के लिए सारे लोगों को समान रूप से समान जिम्मेदारी लेकर के और उसको सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, जिससे ऋषिपाल जी कुछ कहना चाहते सुन लेते, फिर मैं रत्नाकर जी रुक करती हूँ आपका। देखिए, सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की कि हाँ ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है, जैसे लाइव डिबेट अगर चल रही है तो लाइव डिबेट में जो टीवी एंकर है या टीवी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये जो टीवी जो बॉडी जो पूरा अपना इनका जो बॉडी है, इनको अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी
ट्रेनिंग सिस्टम, एक सेमिनार करना चाहिए जिसके अंदर वो ऐसे पैनलिस्ट को एक पैनल बनाए, उनका एक उनकी लिस्ट हो जिनको पता हो कि ऑथेंटिकेट या जो समझदार जो पैनलिस्ट हैं वही है उसके अंदर, उनको बुलाया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी नए पैनलिस्ट को आप बुला लेते हैं और आपको पता नहीं होता कि पैनलिस्ट कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो कई बार शायद वो एंकर के लिए भी मुश्किल हो जाती है। दूसरी रही बात, जैसे सभी प्रवक्ता ने कहा कि आजकल एंकर जो है, एंकर का जो रोल है वो अपने आप में इतना बढ़ गया है कि वो गेस्ट को भी क्रॉस कर जाता है, और ऐसा लगता है कि एंकर कहीं ना कहीं प्रोग्राम को, जैसे आप प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रवक्ता अपनी बात को बोले, वो ऐसे नहीं, कई बार तो एंकर कोशिश करते हैं, उससे एजेंडा है, उस एजेंडे को उसके एजेंडे की तरफ लेके जाना है, और उस एजेंडे में अगर कोई गेस्ट फिट नहीं बैठ रहा है तो उसकी बातों काट देना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन अगर आप कानून की बात करते हैं, हम कानून बन भी जाएगा, कानून बन गया तो ज्यादा कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट होगी ज्यादा उस पर केस होगा, लेकिन बहुत लंबे समय की बात है। तो ये जो टीवी प्रसारण जो है, इसकी अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, एक सेमिनार हो, ट्रेनिंग्स हो, इनमें आपस में लोग ये करें कि देखिए आज मान लीजिए मैं चैनल देख रहा हूँ, उससे कोई पहले वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उस पर 2 दिन 4 दिन लगातार वो बोलना चालू करता है, तो उस समय के बाद में 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वो चैनल देखना बंद कर देता है। तो ये समझना है उनको कि टीआरपी बढ़नी नहीं है, टीआरपी एक समय के बाद वो गेस्ट वहां से चला जाता है। तो ये समझना, ठीक है, ये तो टीआरपी की बात हो गई सर, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि इससे फायदा और किसे होता है रविंद्र जी, इससे फायदा और किसे होता है? ये तो एक टीवी चैनल्स की बात हो गई कि हम कहते हैं कि चलिए टीआरपी में आगे बढ़ जाएंगे, या टीआरपी पाने के लिए उसकी होड़ में जो टीवी चैनल्स है वो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ तो नेता ऐसे भी हैं जो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और कई ऐसी हेट स्पीच हुई है जो सिर्फ टीवी डिबेट में नहीं हुई, बाहर हुई है, वो खुद इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि नफरत फैले। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है सर, अगर मैं बताऊं, और जब उस पर बात होती है एक्शन की या जज सुनवाई करने की बात करते हैं तो रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँ कि देश में एक टीवी डिबेट जिहाद चल रहा है। आप देखिए कि ये जिहादी तौर पे जो लोग आगे आए हैं, ये किस विचारधारा, किस पॉलिटिकल लाइन को इंडोर्स करने वाले लोग हैं। आप देश में तो आप देखिए कि किस पॉलिटिकल लाइन को लेकर चलने वाले लोग अब ज्यादा टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, और उन्हीं के मुंह से ऐसी लैंग्वेज आती है। इसके पहले तो देश बहुत लिबरल चल रहा था, जिसको गाली देते थे बाकी के राइट विंग और बाकी के लोग, लेकिन मुझे लगता है कि वो लिबरल दौर बहुत अच्छा था। और जैसे जैसे एक्सट्रीमिज्म के तौर पे हम लोग जाते हुए देख रहे हैं पूरे मीडिया को, सारे तमाम जितने लोग अब क्वेश्चन में है, अंडर क्वेश्चन, अंडर स्कैनर है, वो एक ही विचारधारा के लोग हैं जो यूपीएससी जिहाद चलाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते हैं, और इसका पोलराइजेशन का सीधा फायदा सत्ता पक्ष में बैठे पार्टी को हो रहा है। शायद खेरा साहब इसको सहमत हो ना हो, लेकिन ये मेरा सीधे तौर पे ऑब्जर्वेशन है। तो ये जिहाद चला के फायदा सत्ता पक्ष का हो रहा है बिल्कुल, और एक देश में माहौल बनाया है, रेगुलरली कंटिन्यूअसली पोलराइजेशन हो रहा है, और बुनियादी मुद्दों से कोई ध्यान नहीं ठीक है, खेरा साहब जवाब दीजिए, फायदा नहीं हो रहा है सरकार को? जिस बात का जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे थे, फायदा किसको मिलता है सर? रविंद्र जी अभी ये कह रहे थे, अपने जब बोल रहे थे तो इन्होंने हिंदू धर्म का नाम लिया। दुखद है ये, इस्लामिक कट्टरता भी अगर साथ बोलते तो अच्छा लगता। तो इस्लामिक कट्टरता क्या है, और हिंदू धर्म में जो हिंदू के जो जिनकी बात ये कर रहे हैं उसको पोषक करने वाले लोग, इनमें भी भारी फर्क है। अब हम नूपुर शर्मा का ही अगर हम उदाहरण ले लें, तो जिस समय ये बात इतनी फैली जिसकी वजह से गले भी कटे और इस्लामिक कट्टरता पूरी दुनिया में सबके सामने भी आ गई, उसकी शुरुआत ही देख लीजिएगा। अगर द्वारा ये अगर टीवी चैनल पर ठीक से दिखाया गया होता सब जगह, तो पता होता सच क्या है। पहले स्कॉलर ने पहले ये बोला कि फुवारे तो गली गली में लगे, अभी बोला बनारस की गलियों में, तो आप जाके उनको पूछिए। तब उन्होंने कहा कि 6 साल की लड़की ने शादी की थी। इसमें इतना क्या था, आपने पहले उसको प्रभोग किया। अगर ये बात सामने आई होती तो शायद दूसरे देशों को पता लगता कि ये आपने पहले प्रवोक किया। अगर आप धर्म को गाली देंगे तो जितना उन लोगों को अपना धर्म प्यारा होगा, उतना शायद हिंदुओं, बुद्धिस्ट सबको होगा अपना धर्म प्यारा। इस तरह का प्रोवोकेशन से ये हुआ। दूसरी बात, इस्लामिक कट्टरता आपके सामने है। ओबीसी का भाई कहता है जो हमारी संख्या 40 करोड़ होगी तो हम बताएंगे क्या होता है। दूसरी ये आपके शाहीन बाग में सबने देख लिया उस कट्टरता के, पीएफआई के सबके प्रमाण सामने आ गए।
इसके बावजूद भी अगर ये कहें कि हिंदू धर्म, तो दुखद है ये। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि नहीं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात नहीं हो रही सर। अब सवाल ये है कि इस तरह के अगर कोई बयान देता है, कोई नेता बयान देता है, तो फायदा किसको होता है? टीवी चैनल तो एक मंच दे रहा है सर। आप अगर इस तरह के बयान देते हैं हिंदू मुस्लिम से समर्थित या हिंदू मुस्लिम से रिगार्डिंग, तो ये इसका फायदा किसे मिलता है? सरकार को मिलता है। अभी तो रविंद्र जी कह रहे थे। मैं आपकी उसी बात का उत्तर ही देना चाह रहा था। नूपुर शर्मा का उदाहरण से अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है इसका, क्योंकि उसी समय जिस समय ये बोला गया था कि गली गली में शिवलिंग है, उनकी पूजा कर लो, फुब्बारे लगे, उन्हें शिवलिंग मान लो। अगर ये आप ज्ञानवापी मंदिर की विषय में जब ये बोला कि फुहारे की बात पर, अगर इस तरह से आप बोलोगे कि गली गली में मूर्तियां हैं, आपकी किसी की मूर्ति, इस तरह की बात आप बोलोगे, उस समय एंकर को रोकना था पहले सेंटेंस पर, नहीं तो दूसरे सेंटेंस पहले वो कंटिन्यू बोलता रहा स्कॉलर, उसके बाद वो प्रवोक हुई। तो इस बात को तो समझने, इसकी गहराई तक जाना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब उसको ठीक से देखा तो जजेस ने तभी उसको रोक दिया, नहीं, नो अरेस्ट, पहले इंक्वायरी, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि कैसे हुआ। वैसे भी अगर कोई साथ चलता आदमी माँ बहन की किसी को गाली देता है तो झगड़ा होता है, प्रवोक किया आपने, तो उस प्रोवोकेशन के समय एंकर उस समय जज होता है। लेकिन ऐसे कई नेताओं को तो आप लोगों ने प्रमोट कर दिया ना, जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने चुनावों के ठीक पहले बयान ऐसे दिए थे जिससे विपक्ष कह रहा था ये तो जहरीले बयान है, इससे तो हिंसा भड़क सकती है, ये तो जहर फैलाने का काम करेंगे, आपने तो उन्हें प्रमोट कर दिया। अपने बयानों के मामले में आप ठीक कह रही हैं, आप पार्टी के लिए आप कहा ना, आप समझ गए, मैं कह रहा हूँ आप पार्टी के चीफ है, रोज ही बयान देते हैं, रोज माफी मांग लेते हैं कोर्ट में जाकर। तो भारतीय जनता पार्टी के बयानों की बात कर रहे हो सर, प्रधानमंत्री से मांग लेते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बयानों की बात कर रही हूँ। रोज का काम है। आप भारतीय जनता पार्टी का बयान और नो बयान का सवाल नहीं है। हम जिस मुद्दे पर बैठे उस मुद्दे का हल यही है, या तो खुद के नियंत्रण प्रेस द्वारा या फिर कानून द्वारा नियंत्रण प्रेस का, ये मेन बात ये है। और वो नियंत्रण जो नेताओं के ऊपर है वो तो है ही। नहीं, ठीक है सर, ठीक है, प्रेस तो अपने नियंत्रण में रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि जब आप लोग ही आपा खो देंगे तो उससे हम क्या कहें? इससे मीडिया क्या कर सकता है? जैसे कुछ बोलता हूँ अगर, तो मैं तो आई एम एक्सपोज्ड टू द पब्लिक फॉर द लॉ, इमीडिएटली मेरे ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है, इमीडिएटली मुझे कोर्ट में घसीटा जा सकता है। कोर्ट तो जाता है ना सर, मामला पूरा कोर्ट जाता है, लेकिन रातों रात जज का ट्रांसफर हो जाता है। ऋषिपाल जी बताइए जरा उस विषय में, जब रातों रात जज का ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर सरकार नहीं करती है, अपनी ये नॉलेज के लिए ठीक सर मुझे पता है जज का ट्रांसफर कौन कर सकता है, ये भी मुझे पता है सर, जज का ट्रांसफर कौन कर सकता है और कहाँ से आदेश आता है। सरकार नहीं करती, लेकिन कहाँ से होता है और किस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कब कब कौन कौन से मामले आते रहते हैं, मुझे पता है सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जज का ट्रांसफर सरकार नहीं करती है। ऋषिपाल जी, आप बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस राजस्थान के पकड़े गए थे सेक्सुअल फेवर्स के लिए, दे वर रिमूव। ऐसा नहीं है, जजेस आर नॉट बियॉन्ड द बोर्ड, वो नहीं कोई, वो भगवान नहीं बन के आए, उनमें से बहुत सारे जजेस रोज पकड़े जाते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जज भी हमें याद है। सर कौन से मामले में सुनवाई हो रही थी, कैसे जज का ट्रांसफर हुआ? ऋषिपाल जी बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। ऋषिपाल जी जल्दी से बताइए। खेरा जी, ये तो अपने आप में बहुत डिबेट का विषय, बहुत लंबा विषय है कि जजेस का ट्रांसफर कहाँ से कैसे होता है, इससे तो शायद हम लोग नहीं, मैं तो दिल्ली वाले विषय पे बात कर रही हूँ सर। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा। हाँ बिल्कुल, आपने जो शर्मा, प्रवेश वर्मा और आपने कितने सारे नाम दिए। अब आप समझो कि ये जो समस्याएं हो रही है, ये समस्या क्यों हो रही है? ये समस्या इसलिए हो रही है, अब आप समझो, मान लो नुपुर शर्मा, खेरा जी का एक अपना स्टैंड है, रत्नाकर जी का अपना स्टैंड है उसी नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है, ना तो खेरा जी इसको डिसाइड कर सकते, न रत्नाकर जी डिसाइड कर सकते सही कौन है गलत कौन है। अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है, एक केस की इन्वेस्टिगेशन क्या जो है, एक एंकर ने बोला आपके पास आ गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट हो गई, पुलिस चार्जशीट 24 आवर में कर देनी चाहिए थी, और कोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट था उसको 2 दिन में 3 दिन में केस डिसाइड कर देना चाहिए था। अगर वो 3 दिन में 4 दिन में केस डिसाइड कर देता तो आज हम इस चीज के लिए नहीं होते। वो कोर्ट बता दे, क्योंकि अल्टीमेटली सबका अपना पक्ष होता है, बीजेपी का अपना पक्ष है, कांग्रेस का अपना पक्ष है, लेकिन जिसका काम उसको डिसाइड करना है कि सही कौन है गलत कौन है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड।
एक केस के अंदर, इवन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मर्डर केस भी होता है, मर्डर केस में इफेक्टिव हियरिंग जानते कितनी होती है? 12 या 13 घंटे, टोटल 12-13 घंटे होती है, जिसको चलने में 8-10 साल लग जाते हैं। टोटल हियरिंग का टाइम ये होता है। अगर ऐसा हो कि ठीक है आपने अपराध किया, आज यहाँ पे एंकर बैठे हो, एम पर ने गलत बोला, कल FIR हुई, परसों चार्जशीट हो गई और 2 दिन में फैसला आ गया, तो देखिए कौन अपराधी करेगा। अब सबको पता है ना, आज अपराध कर दो कि 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीनों तो अभी चार्जशीट नहीं होगी, और जब तक वो आई तो सरकारें बदल जाएगी। फिर मतलब कंप्लेनेंट का जो अपना रुख होता है, कंप्लेन का जो अपना मोटिव होता है, चल छोड़ो, सेटल हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन और मुकदमे दिनों के हिसाब से जल्दी जल्दी डिसाइड होने लगे, तो जो अपराध करेगा तो सब चीज रुक जाएगी। से पहले जब कोर्ट ने ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में भी पूछा राज्य सरकारों से कि आप लोगों ने हेट स्पीच के लिए क्या किया, तो इस पे जवाब नहीं दिया राज्य सरकारों ने। ये ढिलाई कहाँ से हो रही है ऋषिपाल जी, ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है, जो पुलिस है, वो पुलिस की जो जितने काम है वो तो राज्य सरकार के पास है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 24 घंटे में, जैसे आपने सपोज कि नुपुर शर्मा जी के मामले की बात करी, अगर उस केस में क्या है, एक क्लिपिंग आई, उस क्लिपिंग के बाद उसकी चार्जशीट 24 घंटे में हो सकती है। और हम ये सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकार से जो कोर्ट्स हैं, जजेज हैं, उनकी संख्या बढ़ाएगी, वही इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस अफसर उनकी संख्या बढ़ाएगी, तभी न्याय जल्दी मिल पाएगा। वरना हम इन चीजों को सालों साल बहस करते रहेंगे और चीजें लोगों को पता है कि चलो ठीक है, आज तो डिसाइड होने वाली है नहीं, ये तो सालों साल लगेंगे। कोई बात नहीं, आज कहते जैसे अभी खेरा जी ने कहा कि पुलिस अमुक पार्टी का नाम लिया, कि पहले वो बोल देते हैं फिर कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। तो ये चीज है ना, ये ऐसा नहीं कि अगर आज अपराध हो तो 2 दिन में, 4 दिन, हफ्ते भर के अंदर वो फैसला हो जाए। अगर ऐसा होने लगा तो जो अपराध करने वाले हैं या जो गलत बोलने वाले, चाहे एंकर हो चाहे गेस्ट हो, बहुत जल्दी इस पर लगाम कसी जाए। ठीक है खेरा साहब, ये ढिलाई कहाँ है, किसकी तरफ से है? ये कहना तो ठीक है, जस्टिस डिनाइड इज ओके, पर अगर इतनी जल्दी में भी जस्टिस करेंगे जैसा नुपुर शर्मा के केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बिना जाने समझे जो टिप्पणियां की हैं वो बिल्कुल सही नहीं पाई गई। किसी ने नहीं कहा, उठाया उन्होंने 1 मिनट के अंदर उसको कह दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय संभल के किया होता, उनके सामने पूरी पिक्चर होती, तब किया होता 2 दिन बाद या एक हियरिंग के बाद, तो शायद ये सब गले कटने से शायद बच गए होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब दोबारा हियरिंग हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जाना, तब उनको सिक्योरिटी भी दी गई, तब उनको अरेस्ट करने के लिए भी रोका गया, क्योंकि उनकी समझ में आया थे कहाँ था। तो इतनी जल्दी भी नहीं होना चाहिए जस्टिस कि वो पहले ही डिनाइड हो जाए। जस्टिस डिलेज डिनाइड इज वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला अधिवक्ता जी ने, ये तो होने चाहिए। 25-20 साल से केसेस चल रहे हैं, 3-3 पीढ़ी हो गई है उसकी और सुनवाई पर नहीं आ रहा केसेस, वो तो ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होना चाहिए कि अब जब तक पूरी इंक्वायरी ना हो जाएगी नुपुर शर्मा की। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ अभी आपके सामने, जैसे कि उन्होंने एक धार्मिक भावना से लेके दूसरे लोगों ने एक तरह से हमारे धर्म को गलत कहा, उनके धर्म को जिसको नुपुर मानती हैं, और उनका उसका भी रिएक्शन आ गया। तो अब दोनों सामने तो होना चाहिए। प्रोवोकेशन के बाद अगर ये उत्तर होता है, ये कह के कि शिवलिंग गली गली में कैसे पूजो जाओ नलों को, आप वालों को, उसके बाद अगर शिव जी को आप ऐसा बोलेंगे, फिर ये रिएक्शन आता है, जो कि सच है। 6 साल की लड़की से शादी की थी, उन्होंने कहा मैं भी ऐसा कह सकती हूँ, फिर भी वो इतनी सजा पा गई जिस सजा की वो बिल्कुल अधिकारी नहीं थी, क्योंकि जल्दी जल्दी हुआ। लेकिन जब ये आएगा सामने तो आपके सामने आएगा, जस्टिस जब उसको मिलेगा आप देख लेना ये दोनों लोगों का बराबर गलतियां हैं, दोनों लोगों की जिसने प्रोवोक किया उसकी और नुपुर की भी, और दोनों का एक साथ या तो सजा मिलेगी या दोनों को एक साथ वार्निंग देके सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जो मुझे लगता है। तो ठीक है रत्नाकर जी। जी, मैं बिल्कुल खैरा जी की बात सुन रहा था और उनकी बातों से साफ ये लग रहा था कि देखिए आज जो डिबेट है वो इससे है कि हेट स्पीच को जो है कैसे हम लोग खत्म किया जाए और कैसे एक समाज में एक हेल्दी डिबेट किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं खैरा जी की बातों से यही लग रहा था कि ये नुपुर शर्मा को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। मेरा ये कहना है कि अगर गलत नहीं कहता है, किसी की भावनाएं नहीं भड़कती हैं, तो कितने दंगे हो गए या कुछ लोग तो मारे भी गए उस दंगों में, तो कहीं न कहीं नुपुर शर्मा को इतना भी डिफेंड मत करिए कि फिर से जो है ये मुद्दा जो है, ये टॉपिक जो है वो अलग हो जाए।
मेरा साफ कहना ये है कि आपके पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति आपके समाज से, समुदाय से अगर हेट स्पीच देता है तो उस पार्टी के नेता के शीर्ष नेताओं की यह जिम्मेदारी होती है, या अन्य जो नेता है जो टीवी चैनल पे आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस स्टेटमेंट को वो क्रिटिसाइज करे। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना है कि कालीचरण ने जब बापू के ऊपर गाली दिया था तो आपके किसी भी बीजेपी के नेता ने उसको क्रिटिसाइज किया क्या? क्या जब प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी का अपमान किया और गोडसे को सम्मान देने की बात कही थी तो आपके किसी नेता ने उसको बुरा कहा, किसी ने गलत बयानबाजी ठहराया? नहीं, बिल्कुल नहीं ठहराया। तो ये चाहते हैं कि इनके नेता इस तरह के बयानबाजी करें। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर, ये तमाम ऐसे बीजेपी के नेताओं का लिस्ट है जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं और उनको बाकायदे ये लोग टीवी मीडिया पे चलाते हैं एक एजेंडा के तहत, ताकि इनके वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और उसका राजनीतिक लाभ इनको मिल सके। तो ये इनको जल्दी से बात रखिए। ठीक है सर। जो कोर्ट ने आपत्ति की है वो बिल्कुल सही आपत्ति की है, इनको सोचना चाहिए और सरकार को लगाना चाहिए। आप देखिए, अभी इन्होंने एक बात बोली है कि मैंने कहा कि नुपुर शर्मा गलत नहीं की, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये कहा तो वैसे ही कर रहे थे सर आप। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने ये बोला दोनों को बराबर की तरह। बाकी नेता भी आपको सही ठहराते हैं ना, प्लीज बीच में नहीं, ये तो सब अब समाप्त हो गई बातें। अब बीच में बोलने वाला खेल तो खत्म हो गया आज के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद। मैं पूरा बोलूंगा या आप पूरा बोल लो, मैं बैठूंगा। मैंने आपसे ये कहा था उस समय भी कि दोनों को जिसने प्रोवोक किया, दोनों को तराजू में सामने जब तोलेंगे तो ये सामने सच आ जाएगा उस समय कि क्यों हुआ। मैंने ये कहा था। दूसरी, प्रज्ञा ठाकुर की बात अभी आपने की है। प्रज्ञा ठाकुर ने जब बोला था, मैं डॉक्टर विजय खेरा ने लेख लिखा था कि प्रज्ञा ठाकुर के बोल माफी योग्य नहीं, प्रवक्ता भी हैसियत की। और उसके बाद मोदी जी ने उनको, प्रधानमंत्री जी ने पूरी सजा दी। उन्होंने कहा ये गलत कहा। क्या सजा दी? बोलना चाहिए। क्या सजा दी थी? कई कमेटियों से हट गई, वो कुछ नहीं बनी आज तक, वैसी बैठी हुई है। क्या मिला उनको और सजा को निकाल? सर, कितने सांसद आपके सारे के सारे आप मंत्री बना देते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं खेरा साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? बयान देते रहते हैं, कितना कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। कौन सी सजा दे दी आपने सर? अनस्वीट करने का अधिकार ना तो प्रधानमंत्री। पूजा जी, गिरिराज सिंह के बारे में पूछ लीजिए जरा इनसे। खेरा साहब जी, हो गई आपकी बात सर पूरी? नहीं, मैं तो म्यूट था, मैं कहाँ था, मुझे नहीं समझ आया क्या बोला इनको। नहीं, आप ये बताइए ना कि आपके कितने सांसद हैं, सबको क्या आप मंत्री बनवा देते हैं या प्रधानमंत्री सबको मंत्री बना देते हैं? अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नहीं बनाया तो ऐसी कौन सी सजा दे दी सर उन्हें? नहीं, देखिए हम बताएं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का सिस्टम अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं एक मिनट में बता दूंगा आपको। स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसका चेयरमैन। दूसरी और पार्लियामेंट में एश्योरेंस कमेटी होती है, उसमें एमोल्यूमेंट्स कमेटी होती है पार्लियामेंट में। ऐसी बहुत सारी कमेटीज हैं, वो कहीं भी चेयरमैन नहीं है। उनको और बहुत सारी कमेटियों से हटाया भी गया है। उनको प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर का तो प्रमोशन कर दिया ना सर। अब इनको जिम्मेदारी नहीं है और इसकी सजा इससे ज्यादा हो भी नहीं। गिरिराज सिंह के बारे में जरा सजा पा गई चर्चा कर है। लीजिए। गिरिराज सिंह के बारे में पूछ रहे हैं आप रत्नाकर जी। गांधी जी के खिलाफ गलत बोला था, उस पर भी वो सजा पा गई। आपके खिलाफ नहीं बोला था, प्रेस के खिलाफ नहीं बोला था, धर्म के खिलाफ नहीं बोला था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिर्फ गांधी जी के खिलाफ बोला था। वही एक बात है ना, वही मैं अभी ऋषिपाल जी से पूछ रही थी कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अब इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि उन्होंने गांधी के लिए बोला था, उन्होंने धर्म के लिए नहीं बोला था। ये परिभाषा समझनी बहुत जरूरी है, क्या सीमाएं होती है, क्या परिभाषा होती है हेट स्पीच की। ऋषिपाल जी देखिए, इससे पहले मैंने आपसे यही समझने की कोशिश की थी कि सर ये हेट स्पीच की परिभाषा क्या होती है। क्या ये धर्म से रिलेटेड हो तभी हेट स्पीच मानी जाएगी, या फिर किसी भी तरह से समाज में जहर फैलाना ही हेट स्पीच मानी जाएगी? इसकी परिभाषा, तभी मैंने आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछा था कि सर ये थोड़ा सा परिभाषा इसकी समझा दीजिए। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो शब्द हेट स्पीच है वो अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक शब्द है। यानी हो सकता है किसी बात को खेरा जी हेट स्पीच माने और किसी बात को रत्नाकर जी हेट स्पीच ना माने। तो अपने आप में जो अपना अपना रुख है वो उसको मान सकते नहीं मान सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना अगर कोई हेट स्पीच बोलता है तो उसका न्याय खेरा जी ने, जैसे अभी खेरा जी ने बताया कि भाई नुपुर शर्मा के उदाहरण दिया कि नुपुर शर्मा ने क्योंकि उसको भड़काया गया, तो क्या अगर कोई भड़कने के बाद कोई अपराध कर देता है तो क्या अपराध क्षमा हो जाता है?
किसी व्यक्ति ने दूसरा, जिसने उसको भड़काया उसका अपना अपराध है, उसको अपनी सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति ने भड़कने के बाद अपराध किया, उसको अपनी सजा मिलेगी। तो जस्टिफिकेशन, अपराध का कभी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि अगर किया आपकी, यही तो हमारे जो डिबेट की बात है कि हम अगर मान लो कोई दूसरा एंकर या दूसरा कोई गेस्ट है वो किसी को भड़का रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें तो समझना है ना। अगर कोई ये इस बात की सहारा लेकर नहीं दूसरे ने भड़का दिया है, इसके मैंने गाली दे दी, तो ये तो कोई अपने आप में बचाव नहीं। और रही बात हेट स्पीच की, जो आप जैसे आपने कहा, तो मैंने अभी हम हेट स्पीच की बहुत इसको समझने में हम बहुत प्राइमरी पोजीशन में है। अभी हम समझ रहे हैं, अभी कोड बनाएंगे किसको हेट स्पीच माने, किसको अभी कानून बनेगा इसके ऊपर, उसके बाद वाली बात है। इसलिए बता रहे हैं कि ये जैसे आपके सामने हुआ, जैसे निपुण शर्मा जी का बयान है, अब उस बयान को विजय जी अलग तरीके से लेते हैं, रत्नाकर जी अलग तरीके से लेते हैं। तो इसलिए आने वाला जो समय है इस पे अभी हम बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन अभी जो चर्चा का विषय यही था कि हेट स्पीच में जो उसको कंट्रोल फिलहाल जो टीवी एंकर्स या टीवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो इस तरह से कंट्रोल करें कि अगर उनको लगता है कि हेट स्पीच हो रही है या एंकर जो या गेस्ट है वो अपनी सीमाओं को पार कर रहा है, तो उनके पास ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो उसको कहीं न कहीं रोक सके और कम से कम ये कोशिश करें कि अगर कोई दूसरा एंकर की पूरी बात या सही बात को कह रहा है तो अपनी पूरी बात को जनता के सामने लाने की कोशिश कर सके और उनके सामने आनी भी चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, अब सवाल ये भी है कि देखिए अगर हेट स्पीच पर लगाम कसी जाएगी या फिर टीवी डिबेट पर जो लगाम कसी जाएगी, तो क्या लगता है जो होड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की या फिर यूं कहा जा सकता है कि डिबेट पे डिबेट दिखाने की, उस पर भी कम से कम कुछ हद तक अंकुश लगेगा और कंटेंट पे काम करना शुरू करेंगे टीवी चैनल्स? बिल्कुल, मैं बताऊं कि देखिए दुनिया केवल घृणा और हेट से नहीं जीती जा सकती, प्यार से भी जीती जा सकती है। कुछ लोगों को प्यार से नफरत है, और जैसे कि देखा कि हेट स्पीच के बारे में हम लोग बात करें, ये कोई हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम इस तरह का नहीं है। ये हर उस डिसेंट के खिलाफ हेट स्पीच आता है, चाहे वो महिला की किसी बात को लेकर खड़ी हो जाए तो उसके खिलाफ आ जाएंगे, उसको रेप की धमकी देते जाएंगे। कोई SC/ST अपने हक के लिए खड़ा हो गया उसको हेट करेंगे, और कोई स्टूडेंट खड़े हो गए तो उनको हेट करेंगे, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो भी कोई राजनीतिक दल, कोई विचारधारा इस एक राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वो उसके खिलाफ ही हेट स्पीच आ जाता है। मुझे लगता है कि इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। ये हेट स्पीच किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, एक राजनीतिक विचारधारा है, उसके खिलाफ अगर आप बात करेंगे, उसके हितों को कई बाधा पहुंचने की बात आएगी तो अब ये हेट स्पीच आ जाती है। केवल एक टीवी के स्क्रीन पे नहीं चल रहा है, आप देखिए सोशल मीडिया पे कितना हो रहा है, कितने लोगों को, कई लोगों को, आप एक महिला पत्रकार है, आपको भी कई लोगों ने ट्रोल किया होगा और कितनी गंदी लैंग्वेज में ट्रोल किया होगा। ये सारा हेट स्पीच है और मुझे लगता है कि इनसे प्यार से नफरत है। दुनिया देखिए प्यार से भी जीती जा सकती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अब बीजेपी, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, फिर भी उनको डर लग रहा है किसी न किसी माइनॉरिटी का। कोई जैन आदमी खड़ा हो गया उसके खिलाफ बोल लेंगे। यहाँ पे मुंबई में कई बार जैन मंदिर के सामने किसी ने मछली पकाई है। तो इस तरह का ये जो है ये सारा हेट है पूरा। और ये क्यों पनप रहा है? क्योंकि सबको डर लग रहा है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, क्योंकि 33% के बदौलत जो कंसोलिडेटेड वोट है उसके बदौलत सत्ता है, बाकी के लोग अभी भी स्कैटर्ड वोटिंग कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि कहीं ये स्कैटर्ड वोटर है वो कहीं एक साथ आ जाए तो ये हेट की दुकान न बंद हो जाए, इसलिए लगातार ये हेट बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और यही इनकी दुकान है। ठीक है, एक बड़ा माहौल क्रिएट भी करते हैं क्या टीवी चैनल्स की डिबेट्स, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में? खैरा साहब, अभी ये कह रहा है डर लग रहा है। डर किसे लग रहा है? तो मोदी जी ने सारे समीकरण बदल दिए, भूल जाइए। नहीं, उन्हीं समीकरणों की तो बात कर रहे थे अभी रविंद्र जी। आप समझ नहीं पाए क्या खैरा साहब? इन्होंने अब जो कहा है उसका जवाब है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये डर लग रहा है, अरे हम तो बराबर जीतते जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा। हमने तो उत्तर प्रदेश में धर्म के समीकरण बदल दिए, जाति के समीकरण बदल दिए। कहाँ गया यादव? कैसे बदल दिए सर? वही हम समझ रहे हैं ना। अब देखिए हर जगह जीत, आजमगढ़ में भी जीत गए, इसके बावजूद भी आप कह रहे हमें डर लग रहा है। और डर जिन्हें लग रहा है वो बोल रहे 33%, 20%। डर क्यों लगना चाहिए सर? प्यार लगना चाहिए। 350 प्यार लगना चाहिए, डर क्यों लगना चाहिए? मुस्लिम कर लो, 33% कर लो, 40% कर लो, मुस्लिम बात कर लो, अहमद कर लो, यादव कर लो, जो मर्जी कर लो। विकास की आंधी में सब जातिवादी बात सब गोल हो चुका है, इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। कौन सी आंधी चला रहे हैं अभी आप, ये तो बता दीजिए। महंगाई की, बेरोजगारी की।
आपने जो कहा आप ये बताइए, आपने अभी बोला टुकड़े टुकड़े गैंग को, आपने फिर आप पलटने की कोशिश की। क्या ये नारे नहीं लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे? और आप कह रहे हैं इसमें मीडिया ने पॉलिटिकल लोगों ने बदल दिया टुकड़े टुकड़े गैंग। बाद में क्या निकला इसमें? अभी यासीनबाग में क्या हुआ था? निकला ना, मारे गए ना लोग, प्रोवोकेशन निकला ना, CFI का हाथ निकला ना। फिर भी आप दोष देते हो। अगर राष्ट्र को एक करना चाहते हैं फिर भी आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। इससे आगे बढ़ो, आप छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम हिंदू 33-32 इकट्ठा चलने दीजिए लोगों को। लेकिन हाँ, ये जरूर है, छेड़ोगे तो दूसरा भी छेड़ेगा, वो कोई भी हो जाए। ठीक है, अगर वो छेड़ेंगे तो ये भी। ठीक है रत्नाकर जी, क्या इस पे एक ठोस कानून बनने की जरूरत है या फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चाहिए? देखिए पूजा जी, आपने एक प्रश्न पूछा था जिसमें टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपने प्रश्न उठाया। बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो प्रो बीजेपी हैं और वो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसा कि खैरा जी ने भी एक नाम लिया था NDTV के बारे में, तो मैं इनको रिपब्लिक भारत की याद दिला देता हूँ। अर्णव गोस्वामी जी हैं जो, उनका चैनल आप देखते रहेंगे। शायद बहुत सारे आपकी तरह जो कट्टर भाजपाई और कट्टर हिंदुत्ववादी होते हैं वो चैनल देखते हैं। उसमें सिर्फ वही परोसा जाता है जो लोगों को पसंद आता है, जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको जो पसंद आता है वही परोसा जाता है। तो आज कहीं न कहीं जरूरत है कि इस तरह के चैनलों पे लगाम लगाया जाए, इस तरह के टीवी एंकरों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और कानून की बात कर रहे थे, अगर कानून अगर पालन किया होता आप लोगों ने तो नुपुर शर्मा की कब की गिरफ्तारी हो गई होती और वह जेल में आज बंद होती। लेकिन उनको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट को आज लोगों का सुन लीजिए महाराज, के खिलाफ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कर दिया। लोगों को आज पता है कि हमारे देश का कानून जो है वो थोड़ा सा लचर है और उस लचरपन का जो है फायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे पैनलिस्ट ऐसे आते हैं, नेहा जी मैं आपको बता दूं कि वो कुछ ऐसा भड़काऊ बयान पहले से ही सोच के आते हैं कि नहीं, पूरा मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है ऋषिपाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और ये कहा था कि देखिए कोई हमारे पास सक्षम कानून नहीं है कि हेट स्पीच को रोका जा सके। अब ये कितने विडंबना की बात है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले आचार संहिता लगती है, उसके अंदर भी ये हेट स्पीच लगातार जारी रहती है। अब इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ रहा है कि देखिए हमारे पास कोई सक्षम कानून नहीं है जिसके तहत हम हेट स्पीच को रोकें या ऐसे व्यक्तियों पे कड़ी कार्रवाई हो। देखिए अपने आप में ये विडंबना की बात है। कानून की हम बात करते हैं तो IPC की अभी जो प्रोविजन ऑलरेडी प्रोविजन है, इन प्रोविजन में अब आप देखते हैं कि कई बार FIR हो जाती है। कई बार अब जब मान लीजिए किसी व्यक्ति पे FIR हो जाती है तो दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष वो जो कहता है कि FIR जो हुई है वो सही हुई है, एक दूसरा पक्ष भी होता है जो कहता है जो FIR जो हुई है वो शोषण करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो अपने आप में जो टीवी एंकर जो उसको डिसाइड करना चालू कर देते हैं, वो डिसाइड किसने करना है। अगर मैं आपको पहले भी मैंने आपको बहुत विजय जी को भी सबको बहुत नम्रता के साथ कहा कि ये काम किसका, पुलिस का काम है, तफ्तीश करे, कानून का काम है उसको डिसाइड करे। वो डिसाइड कर नहीं पाते, उससे पहले एंकर जो उस मैदान में कूद पड़ते हैं। तो जिनका काम उसको डिसाइड करना, अगर वो जल्दी से डिसाइड कर दे, जो आपने पहले ये कहा कि हाँ तफ्तीश आराम से होने दीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ठीक है एक अपवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ऑर्डर को ठीक किया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ये हो कि तफ्तीश भी जल्दी होनी चाहिए और उसका न्याय जल्दी होना चाहिए। अगर न्याय होगा, अभी ऑलरेडी IPC में देखिए जरूरी नहीं है कि उसपे बहुत कड़े नियम बनाए जाए, उसके अंदर सजाएं बढ़ाई जाए। अगर किसी किसी व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने में 6 महीने की भी, साल भर की भी सजा होती है तो भी अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक जो है वो पनिशमेंट होता है। लेकिन होती कहाँ है, बात यह है तफ्तीश ही नहीं हो पाती, चार्जशीट फाइल ही नहीं हो पाती, और वो जब ट्रायल होता है 10 साल बाद जब तक विटनेस ही नहीं मिलता, जिससे पहले उस समय वो विटनेस होता है क्या भाई मैंने कहा था। तो समस्या ये है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो वो कंपाउंड हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि विजय जी अगर, और दूसरी बात ये जिम्मेदारी किसी और पे नहीं है, आपके ऊपर ही है। सरकार आप ही चला रहे हैं ना। हेट स्पीच अगर पब्लिक बोल रही है, कोर्ट बोल रहा है वो ना हो, ये जिम्मेदारी आप पर ही है, किसी और पर नहीं है। ये आपको देखना है इस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे कर पाएंगे, लोगों का विश्वास आप कैसे जीत पाएंगे। यही बात रविंद्र जी ने कही
कि लोगों के मन में जो अनरेस्ट है वो उसको जीतना अगर है, मोदी जी क्या बात है, तो कोई किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी को आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये अनरेस्ट है, लोग महसूस कर रहे हैं, और आपको कहना पड़ेगा हाँ ये अनरेस्ट है, हमें इसको ठीक करने की हम कोशिश करें और कर रहे हैं। और एक तभी हो सकता है, न्याय कहते हैं, न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को लगे हाँ न्याय हो रहा है, अगर न्याय होता दिखेगा तो इतना अनरेस्ट नहीं होगा। देखिए, इसमें पूरी जिम्मेदारी एक कंधे पे नहीं हम डाल सकते। हम ये कहते हैं कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो डिबेट चैनल्स में ये कहा जा सकता है जो गेस्ट बैठते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, एंकर्स की भी जिम्मेदारी है, चैनल्स की भी जिम्मेदारी है। सभी को अपनी अपनी भूमिका समझनी चाहिए और उन भूमिका का और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से करना चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले पर 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस सुनवाई के दौरान निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।